सॉलिड स्टेट 12th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड के गुणों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो भी पदार्थ होता है, मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और ये घटक कण जो होते हैं वो अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ, ये ठोस पदार्थ क्या होते हैं? ये भी छोटे छोटे घटक कणों से मिलकर के बने होते हैं। और ये घटक कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मैटर है, पदार्थ है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पदार्थ जो होता है, स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं या पदार्थ की अवस्था। स्टेट ऑफ मैटर, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड। देखिए, नंबर फर्स्ट जो होता है वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 प्रकार के हमारे पास मैटर होते हैं, इनकी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस जो पार्टिकल होते हैं या ठोस जो पदार्थ होते हैं, उनके जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास, मतलब क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो क्लोज्ड पैक होते हैं, मतलब बहुत ही, इनके कण क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। दूसरा, इनके जो कणों के मध्य जो बल होता है वो क्या होता है? बहुत प्रबल बल होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। इनके जो पार्टिकल है वो क्या कहते हैं? गति नहीं कर पाते, मोशन नहीं हो पाता। इनमें क्या होता है? मोशन भी नहीं हो पाता है। और इनका शेप जो होता है, शेप एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट। इनका आकार और आयतन जो दो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। ये आकार बदलता नहीं है, ये अपने निश्चित आकार में ही रहता है। जबकि अगर लिक्विड की बात करें तो ये लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो भी क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, लेकिन इतना क्लोज नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं होते। क्या है? ये पैक्ड तो होते हैं, पैक्ड होते हैं, बट क्लोज नहीं होते, लेकिन क्लोज पैक्ड नहीं होते हैं। और इनमें बीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वो बीक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। बीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब दुर्बल आकर्षण बल होता है जो द्रव्य के कण होते हैं। इनके जो पार्टिकल होते हैं ये एक सीमा के अंदर गति कर पाते हैं। जो लिक्विड के पार्टिकल हैं, जो कण होते हैं, वो क्या करते हैं? एक निश्चित सीमा के अंदर गति कर पाते हैं, जबकि ठोस के पार्टिकल गति ही नहीं कर पाते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक निश्चित सीमा तक गति कर पाते हैं, ज्यादा गति नहीं कर पाते हैं, एक निश्चित सीमा तक गति कर पाते हैं। इनमें बीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है। हाँ, इनका वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब आयतन निश्चित होता है। वॉल्यूम इनका, वॉल्यूम इज कांस्टेंट बट नॉट कांस्टेंट शेप।
देखिए ये जो लिक्विड होते हैं इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता। मतलब कि अगर द्रव्य को हम किसी भी बर्तन में रख दे तो ये क्या करता है, उसी का आकार ले लेता है, आयतन नहीं बदलता। अगर 1 लीटर पानी को अगर मैंने एक जग में रखा है तो वो जग के आकार का हो जाएगा, अगर ग्लास में रखा है तो ग्लास के आकार ले लेगा। हाँ, इसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा लेकिन आकार बदलता रहता है। लेकिन जब हमारे पास गैस जो होता है इनमें कोई अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन फोर्स, ये पैक्ड नहीं होते हैं। सबसे पहली बात है ये पैक्ड नहीं होता, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, ये पैक्ड नहीं होते हैं, इनमें अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं होता, नो अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स इनमें बिल्कुल आकर्षण बल नहीं होता है। इनका ना तो वॉल्यूम और ना ही शेप फिक्स्ड होता है, ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही इनका शेप फिक्स होता है। वॉल्यूम एंड शेप आर नॉट फिक्स्ड, शेप आर नॉट फिक्स्ड। मतलब ना तो इनका आकार निश्चित होता है ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। इनको ये अगर एक सिलेंडर में रखे गए तो सिलेंडर का आकार ले लेंगे और उसी के आयतन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अगर एक रूम में इसे डाल दिया जाए तो रूम में फैल जाते हैं। मतलब ना तो इनका आकार निश्चित है ना ही इनका आयतन निश्चित है, तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होते हैं। अब देखिए सॉलिड का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। सॉलिड का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, इन ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो सेकंड होते हैं अमोर्फस सॉलिड होते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स, तो सॉलिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। मतलब क्रिस्टलीय ठोस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। और ये जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। 2 प्रकार के ठोस हमारे पास होते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड। अब हम बात करते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर स्टडी करें हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम बात करें तो इनका जो ये अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ये लॉन्ग रेंज इनका क्या होता है, पहला तो सबसे पहली बात है कि लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। दूसरा इनकी जो ज्यामिति होती है, इनकी जो ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति जो होते हैं वो क्या होती है, निश्चित होती है। ज्यामिति निश्चित होती है। और इनका गलनांक जो होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वो क्या होता है, एक निश्चित होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, निश्चित होता है। गलनांक निश्चित होता है, गलनांक निश्चित होता है। और जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम काटते हैं तो वो शार्प कटिंग होती है, शार्प कटिंग मिलती है हमें, मतलब नियमित कटाव मिलता है, शार्प कटिंग मिलती है हमें।
कटाव होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? एक लॉन्ग रेंज एंड दीर्घ प्रास व्यवस्था होती है, और इनकी जो ज्यामिति होती है, स्ट्रक्चर जो होता है क्रिस्टल का, वो क्या होता है? एक निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ये अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? खुद को रिपीट बाय रिपीट, पुनरावृत्ति करते हुए इनकी जो आकृति बनती है वो क्या हो जाती है? एक निश्चित बन जाती है। जबकि इनका गलनांक जो होता है वो क्या हो जाता है? निश्चित होता है। गलनांक भी इनका निश्चित होता है, और जब इन्हें काटा जाता है तो कटान जो कटिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, वो नियमित कटाव मिलता है हमें। जैसे आप बात करें अमॉर्फस सॉलिड की, मतलब अक्रिस्टलीय सॉलिड की, तो ये क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इनमें क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। एक तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, और इनकी जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं है। ठीक है, और इनका गलनांक भी अनिश्चित होता है, मतलब गलनांक भी इसका फिक्स नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है, अनिश्चित होता है। और जब इनको काटते हैं, जब हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड को, अक्रिस्टलीय सॉलिड को हम काटते हैं, तो कटान बिंदु जो होता है वो शार्प नहीं मिलता है, वो हमें कभी भी शार्प नहीं मिलता है, मतलब अनियमित कटाव होता है इसमें, अनियमित कटाव। इसमें क्या था होता है? एक अनियमित कटाव हमें मिलता है। ये तो हो गया क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में हमने बजाना। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी अंदर कई डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड होते हैं। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं। ये क्रिस्टलों के संरचना के आधार पर ना, जो ठोसों की संरचना होती है उसके आधार पर हम क्रिस्टलों को मेनली 4 भागों में बांटते हैं। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। ये 4 टाइप के सॉलिड्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का यूज किया जाता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या होते हैं? त्रिआयामी जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, 3D फॉर्म में अरेंज होते हैं। कौन? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन क्या होते हैं? आयन 3D फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, और इनकी जो बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल यूज होता है। प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल इस पर लगता है। और जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं? एक कठोर होते हैं, कठोर प्रकृति की होती है, और इनकी भंगुरता भी होती है, भंगुर भी होते हैं। कठोर प्रकृति के होते हैं एवं भंगुर भी होते हैं। और इनका गलनांक जो होता है, गलनांक मतलब कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, एग्जाम्पल की इसमें, तो KCl, NaCl, ZnS एटसेट्रा क्या है? ये सब के सब आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के द्वारा जो क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड कहते हैं। और इनके मध्य जो आयन होते हैं, इनके मध्य जो बल लगता है वो प्रबल वैद्युत स्थैतिकी बल होता है। और ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। और इनमें भंगुर, ये भंगुर होते हैं। इनकी प्रकृति क्या होती है? भंगुर होती है। और ये इनका जो गलनांक होता है वो भी उच्च होता है। इसी पे बात करें अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की, आणविक क्रिस्टल की, ठीक है,
आणविक क्रिस्टल या आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड की, आणविक ठोस की, तो ये क्या होते हैं, ये तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो अणुओं के द्वारा बनते हैं। कैसे बनते हैं? अणुओं के द्वारा बनते हैं, और इनके मध्य जो होता है वो डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। और ये जो इनकी भौतिक अवस्था होती है ना, भौतिक, वो सामान्यतः मृदु रूप में रहती है, और मृदु रूप में रहता है। जबकि अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट सॉलिड की बात करें, सहसंयोजक सॉलिड की बात करें, तो ये जो बॉन्ड, ये परमाणुओं के द्वारा बनते हैं, मॉलिक्यूलर अणुओं के द्वारा बनते हैं, अणुओं से बनते हैं। कोवेलेंट जो होते हैं वो परमाणुओं के मध्य बनते हैं, परमाणुओं के मध्य बनते हैं, ठीक है। और इनके मध्य सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इसमें बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें बनता है, इसमें डबल बॉन्ड बनता है। जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड, तो कोवेलेंट सॉलिड की जो मेल्टिंग प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, हाई होती है, मेल्टिंग प्रॉपर्टी हाई होती है। और जैसे कि, और ये विद्युत रोधी भी होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। अब हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की, मतलब धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस जो होते हैं वो धनावेशित कोटरों और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बना होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ना, गतिशील इलेक्ट्रॉनों और धनावेशित आयनों के विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। गतिशील इलेक्ट्रॉन और धनावेशित आयन विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, धात्विक सॉलिड कहते हैं, मतलब कि धात्विक ठोस कहते हैं, मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। एक बार इस पे फिर से बात कर लेते हैं, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं, और मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं। तो देखिए, आयनिक सॉलिड जो धनायन और ऋणायन, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के द्वारा, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के द्वारा जो बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड बोलते हैं। जो अणुओं के द्वारा बने ठोस होते हैं, उन्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। जो परमाणुओं के द्वारा, जिनमें सहसंयोजक बंध बना होता है, उन्हें हम कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों और धनावेशित आयनों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, उनके द्वारा जो ठोस बनते हैं, उन्हें मेटालिक ठोस कहते हैं। हम बात करते हैं स्पेस लैटिक्स की। स्पेस लैटिक्स, दिक् जालक या क्रिस्टल लैटिक्स बोल सकते हैं। देखिए, ये जो स्पेस लैटिक्स टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, जो इसके ठोसों के घटक कण होते हैं, क्या होते हैं, क्रिस्टल के जो इकाइयां होती हैं, अलग अलग इकाइयां होती हैं, घटक कण की बात करें, घटक कण क्या होते हैं, 3D अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टल के घटक कण 3D व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। थ्री डी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, स्पेस लैटिक्स, मतलब कि दिक् जालक कहते हैं। दिक् जालक, इन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें दिक् जालक कहा जाता है। जो भी क्रिस्टल के घटक कण हैं, अगर वो 3D व्यवस्था में, क्या है, वो 3D व्यवस्था में, मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दिक् जालक कहते हैं। अब देखिए, अगर ये इनकी बात करें, स्पेस लैटिक्स की प्रॉपर्टी की या इनके कैरेक्टर की, तो ये जो क्रिस्टल के घटक होते हैं, वो क्या करते हैं, कणों की स्थिति को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं अभी एक डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं।
लाइन सीधी नहीं बन पा रही है। देखिए इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, किसी भी अ, एक दिक् जालक का 3D अरेंजमेंट बनाते हैं। ये हमने एक 3D अरेंजमेंट में क्या बना लिया, एक क्रिस्टल जालक बना लिया जिसपे हम इसके पॉइंट को बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये बिंदु होते हैं इनको जो क्या करते हैं, यहाँ जो क्रिस्टल पर जो बिंदु क्रिस्टल होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, जो बिंदु देख रहे हैं आप, ये क्या होते हैं, बिंदु क्रिस्टल होते हैं। जो क्या कहते हैं, क्रिस्टल में बिंदु स्थिति व्यक्त करते हैं, क्रिस्टल में क्या करते हैं, स्थिति को व्यक्त कर। देखिए एक क्रिस्टल बना लिया, इस क्रिस्टल में जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं ना, तो जो दिक् जालक का जो प्रत्येक बिंदु होता है, दिक् जालक का प्रत्येक बिंदु जो होता है, वो क्या करता है, बिंदु क्रिस्टल के घटक कणों को व्यक्त करता है। क्या करता है, बिंदु क्रिस्टल के घटक कणों को व्यक्त करता है। प्रत्येक बिंदु क्या करता है, बिंदु क्रिस्टल के घटक कणों को व्यक्त करता है कि यहां पर क्या है, घटक कण उपस्थित है, इन पॉइंट्स पर क्या है, घटक कण उपस्थित है। इस ये क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, ये तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। देखिए ये हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन इसी के साथ हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि एक सिंपल क्यूब की बात करते हैं। क्या करते हैं, सिंपल क्यूब की। यहां पर अभी हमारे पास वो कई सारे क्यूब एक साथ अरेंज होकर के क्या करते हैं, एक क्रिस्टल को बनाते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल क्यूब की बात करें, एक सिंगल क्यूब को उठा ले, जैसे ऐसे पॉइंट को उठा लेते हैं और यहां पर एक सिंगल क्यूब बना लेते हैं, अगर हम सिंगल क्यूब बना लेते हैं, सिंगल क्यूब बना लेते हैं यहां पर, तो देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे इकाई सेल बोलते हैं। इस सिंगल एक सिंगल क्यूब को हम क्या बोलते हैं, इकाई सेल बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं इसे, यूनिट सेल। ये इकाई सेल है, ये एक इकाई सेल है। और इस तरह के कई सारे इकाई सेल, मतलब यूनिट सेल मिल करके क्या करते हैं, एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। मतलब बहुत सारे इकाई सेल की पुनरावृत्ति के द्वारा एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो चलिए अगले पॉइंट में बात करते हैं कि इकाई सेल के पैरामीटर क्या होते हैं, मतलब पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल के कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं, वो इन्हीं के आधार पर हम बताया जाता है। तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, उसके आधार पर आपको समझाते हैं कि कैसे इसके पैरामीटर क्या क्या हैं। तो एक क्यूब हम पहले ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर हमने एक क्यूब को ड्रॉ कर लिया। अब इस क्यूब से पैरामीटर्स को हम डिफाइन करेंगे कि इसके पैरामीटर क्या क्या हैं। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसे सही से बनाता हूं।
देखिए पैरामीटर्स को समझने के लिए हमने एक यूनिट सेल बनाया है और जिसको क्या करते हैं, एक एक्सेस के अलोंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कौन सा एक्सेस हो गया, हमारा एक्स एक्सेस हो जाता है। जैसे हम एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। ये तीनों एक्सेस ले लेते हैं तो, और ये हमारा जो पॉइंट है यहां से इसको बनाते हैं। ये हमारे पास ये एक यूनिट सेल है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड है, जो एक्सेस के अलोंग हमने इसे रख लिया है। अब देखिए इसके ओरिजिन पॉइंट ओ से, अगर ओरिजिन पॉइंट ओ से इसके किनारों की दूरी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ओ से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ओ से जेड तक के किनारे के डिस्टेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन जो हमने ए बी और सी को रखा है, ये क्या होते हैं कि तीनों अक्षों के किनारों के दूरी को ए बी सी से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तीनों अक्षों की दूरी को किससे, ए बी और सी से व्यक्त करते हैं, ए बी और सी से व्यक्त करते हैं। जबकि इनके मध्य जो अक्षीय कोण बनता है, इनके मध्य जो अक्षीय कोण बनता है वो बनता है कुछ इस प्रकार से, अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों अक्षयों के मध्य इनके कोण बनते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षीय कोण बनते हैं। तो इनके 3 पॉइंट होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के पैरामीटर्स होते हैं वो 3 पॉइंट में आते हैं। सबसे पहले तो दूरी को ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा अक्षीय कोण को अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित किया जाता है। और जो इनके किनारों के युग्म होते हैं, किनारों के युग्म को ए कॉमा बी, देखिए क्या बना रहा है, एक युग्म बना रहा है ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा सी ए, ये 3 युग्म बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल है। लेकिन यूनिट सेल के भी अनदर टाइप होते हैं, यूनिट सेल भी कई प्रकार के होते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो हम यहां पर बात करते हैं इस पॉइंट में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार। तो देखिए इकाई सेल के जो प्रकार होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, यूनिट सेल 4 प्रकार का होता है। अब इस पे बात कर लेते हैं यूनिट सेल कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है बेसिक सेल। ठीक है, जिसको सिंपल क्यूब भी बोलते हैं, सिंपल क्यूब, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूब बोलते हैं। सेकंड होता है फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड जो होता है वो हमारा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फोर्थ जो होता है साइड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, साइड
सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो जो यूनिट सेल होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। बेसिक सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए, बेसिक सेल को एससी से सिंपल क्यूब बोल लेते हैं, इसको हम एफसीसी, एफसीसी, ये हमारा बीसीसी के नाम से भी हम इसे बता सकते हैं। लेकिन ये 4 टाइप के जो यूनिट सेल होते हैं, इसमें बेसिक सेंटर्ड जो बेसिक सेल होता है इसके भी अनदर टाइप होते हैं। ये 7 टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये क्या होते हैं? 7 टाइप के होते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। तो ये 7 टाइप के होते हैं। पहला होता है क्यूबिक, क्यूबिक। सेकंड होता है ट्राइगोनल, सेवन टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम 7 टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं। फर्स्ट क्यूबिक, सेकंड ट्राइगोनल, ओ सॉरी टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। थर्ड होता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। 4 मोनोक्लिनिक फोर्थ, हम फोर्थ में ट्राइगोनल रखते हैं, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल सिस्टम। फिफ्थ में हमारे पास आ जाएगा मोनो क्लिनिक सिस्टम। नेक्स्ट हमारा होता है हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल गोनल सिस्टम। और नंबर 7 जो होता है सिस्टम, उसे हम बोलते हैं ट्राई क्लिनिक सिस्टम, ट्राई क्लिनिक सिस्टम। तो ये 7 बेसिक जो यूनिट सेल होते हैं, बेसिक यूनिट सेल 7 टाइप्स के सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। ये 7 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।